नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी है और हम लोग पॉलिटिकल साइंस इसको हम राजनीतिक विज्ञान कहते हैं और उसका एक पहलू पॉलिटी राज व्यवस्था है। इसको हम लोग समझेंगे। सामान्यतः इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम एक ही जगह कर लेते हैं एक दूसरे को इंटरसेप्ट करके। लेकिन एकेडमिक दृष्टि से इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर है। वो अंतर क्या है उस अंतर को समझेंगे। समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि पॉलिटिकल साइंस सिद्धांत है, जिसको हम थ्योरी बोलते हैं, जबकि पॉलिटी क्या है उसका व्यवहारिक रूप है। तो राजनीतिक विज्ञान है क्या पॉलिटिकल साइंस? सबसे पहले हम लोग उसी को देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस है क्या इसको पहले हम लोग देखेंगे। यह क्या है? यह एक विस्तृत सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम राजनीति के सिद्धांत, विचारधारा और संस्थाओं का गहन अध्ययन करते हैं। जैसे प्लेटो, अरस्तु या मार्क्स के विचार को पढ़ते हैं। और इसी तरह राज व्यवस्था क्या है? पॉलिटी क्या है? तो पॉलिटी संविधान का अनुप्रयोग है। जब हम संविधान को व्यवहार में लागू करते हैं, उससे जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उसी को हम समग्र रूप में राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था के कुछ तत्व होते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला है संसद का कानून। संसद का कानून किसी भी देश में देश को चलाने के लिए संसद का कानून होना बहुत जरूरी है। दूसरा है न्यायालय का निर्णय। न्यायपालिका उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्या निर्णय है, वो जरूरी होती है। और तीसरा है कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, जैसे नीति आयोग, एनएचआरसी, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सारी क्या है? संस्थाएं हैं। एबीवीपी, किसान यूनियन, ये सारी संस्थाएं हैं और उनसे जो भी मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, ये सब राज्य व्यवस्था का ही तत्व है। और एक है जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या उसके कोई भी पहलू, ये भी इसी पॉलिटी के अंतर राज्य व्यवस्था के अंतर्गत शामिल होता है। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्या है, क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव वही है कि संविधान पढ़ना। इसको सिर्फ देखना था कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में अंतर क्या है। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान है क्या? सबसे पहले हम लोगों को देखना यही है। तो संविधान की परिभाषा, संविधान बोलते किसको है? तो एक वर्ड में कोई पूछे संविधान क्या है, तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन क्या है? शासन है सार्वजनिक जीवन का संचालन, जहाँ सबके जीवन को अच्छे तरीके से संचालित किया जाए, वही है शासन। शासन करने वाला कोई भी हो सकता है। कौन करता है? तो सरकार करती है, संस्था करती है। देश में संविधान है, उसके द्वारा शासन चला जाता है। तो जीवन क्या है? जीवन के दो पहलू होते हैं। इनमें जीवन को देखेंगे, जीवन, लाइफ। लाइफ के दो पहलू हैं, पहला व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत और सामूहिक। तो व्यक्तिगत जीवन क्या है? व्यक्तिगत जीवन जो व्यक्ति को प्रभावित करे। जैसे हमारा खान पान क्या होगा, ये हमारा विषय है। हमारा वस्त्र क्या होगा, ये हमारा विषय है। हम कहाँ जाएंगे, ये हमारा विषय है। लेकिन सामूहिक जीवन क्या होता है? जैसे राजनीतिक मुद्दे, चुनाव कब होगा, किसी देश में सरकार किसकी बनेगी, ये सारी राजनीतिक मुद्दे और ये सामूहिक जीवन है। जैसे आर्थिक मुद्दे, इकोनॉमी कैसे चलेगा, देश का बजट कैसे बनेगा, ये हम तय नहीं कर सकते, ये हमारा विषय नहीं है, ये देश तय करेगी, वित्त मंत्री हैं वो तय करेंगे, सरकार मिलकर तय करेगी। प्रशासनिक मुद्दे, किसी देश का प्रशासन कैसे चलेगा, कलेक्टर कौन होगा, एसपी कौन होगा, ये हम तय नहीं कर सकते, ये संविधान तय करती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे मिलकर तय करते हैं। शिक्षा, कौन व्यक्ति कौन सा शिक्षा ग्रहण करेगा, ये हम क्या करेंगे, ये हमारा व्यक्तिगत भावना है। लेकिन और व्यक्ति क्या करेगा, वो देश तय करेगी। ये सार्वजनिक मुद्दा है। इसी को देखते हुए एक और टर्मिनोलॉजी है संविधान। संविधान है क्या? तो संविधान देश की मूल विधि है। तो कोई पूछे संविधान क्या है, तो संविधान देश की मूल विधि है। इसका इंग्लिश वर्जन पता रखना है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। दूसरा है, एक और टर्म है कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, जो भी है संविधान तय करेगी। न्यायपालिका क्या करती है? संविधान की व्याख्या करती है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड।
इसी को देखते हुए एक और टर्म आता है संविधानवाद, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान है क्या, संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का अर्थ ये सीमित शासन, सीमित शासन, जिसको हम बोलेंगे एक अर्थ में बोले तो क्या है सीमित शासन भाई? तो कोई भी सरकार अपने मन से शासन नहीं चला सकती है। क्यों नहीं चला सकती है? क्योंकि संविधान में जो वर्णन होगा उसी के अनुसार चलेंगे। कि इससे भी आगे कुछ निकल कर चलता है, क्या है? मनमाने शासन का अभाव। यहीं से निकलता है क्या? मनमाने शासन का अभाव, मनमाने शासन का अभाव। इसके बाद अधिकार, संविधान के अनुसार शासन, और फिर क्या है? शक्ति का पृथक्करण। और आगे इससे भी आगे जाएंगे क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसी भी देश में न्यायपालिका स्वतंत्र हो, जैसे भारत में न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो स्वतंत्र होकर काम करती है। इसी की वजह से किसी भी कानून या नियम की व्याख्या वो अच्छे से कर पाती है। जैसे हाल ही में देखे होंगे यूजीसी कानून पारित हुआ था, इसे न्यायपालिका ने इस पर स्टे लगा दिया। क्यों स्टे लगाया? क्योंकि ये बहुत ही विवादित मुद्दे उभर कर सामने आए थे। और अगला है लोकतांत्रिक शासन, किसी भी देश में लोकतंत्र के अनुसार शासन चलेगा, तभी हम जो है संविधान को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक प्रश्न सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है, जहां संविधान है वहां संविधानवाद भी होगा। जहां विधान है वहां संविधानवाद भी होगा। वहां संविधानवाद भी होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं होगा। जहां संविधान नहीं है वहां संविधानवाद भी नहीं होगा। संविधानवाद भी नहीं होगा। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है, दोनों सही है, दोनों सही है। सेकंड विकल्प है, दोनों गलत है, दोनों गलत है। तीसरा विकल्प है, दो सही और एक गलत। चौथा विकल्प है, एक सही दो गलत। तो ये आप लोग बताएंगे ये क्या है, कौन सा सही होगा? जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी होगा, जहाँ संविधान नहीं है वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा। लग तो रहा है, प्रथम दृष्टिया देखें तो लग रहा है दोनों सही है, लेकिन इसमें से दोनों सही नहीं है। मैं बताऊंगा दोनों गलत है। क्यों गलत है, इस पे अभी हम क्या करेंगे, क्यों गलत है ये। अगर इसको देखते हुए सबसे पहली बात करें तो हम जर्मनी के हिटलर, इसको देखेंगे क्यों गलत है। जहाँ संविधानवाद है वहाँ संविधानवाद भी होगा, जहाँ संविधान नहीं है वहाँ संविधानवाद नहीं होगा। जर्मनी में खास करके हिटलर कालीन जर्मनी की बात करें, हिटलर कालीन, इन्होंने एक संविधान बनाया था। इन्होंने क्या किया, एक संविधान बनाया जहाँ क्या क्या सभी शक्ति किसको दे दिया, शासक को। संविधान बनाया जहाँ सभी शक्ति कहाँ था, शासक को सभी शक्तियाँ थी। यहाँ शासक के पास, जनता के पास कोई शक्ति नहीं थी, शासक के पास, जनता के पास कोई शक्ति नहीं। यहाँ क्या था, यहाँ संविधान तो था लेकिन संविधानवाद नहीं था।
उसी तरह चीन में शी जिनपिंग, ये आजीवन चीन के राष्ट्रपति होंगे। वहाँ क्या है? वहाँ ना ही संविधान है, वहाँ ना संविधानवाद है। म्यांमार, म्यांमार में संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। इसी प्रकार अगर भारत का एग्जाम्पल लें, मोदी जी आए और आकर के बोले कि मैं आजीवन भारत का प्रधानमंत्री, इसके आगे कोई सुनेगा नहीं। सिर्फ सिर्फ ये बोल दे कि मैं आगे भारत का आजीवन प्रधानमंत्री रहूंगा, ये नहीं बोल रहे हैं सिर्फ आजीवन प्रधानमंत्री, इसी पे आंदोलन छिड़ जाए। जबकि ये बोल रहे हैं कि मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि आगे नहीं रहूंगा। क्यों? भारत एक लोकतंत्र है जहाँ संविधान है, इसलिए भारत में क्या है? भारत में संविधानवाद, संविधान भी है और संविधानवाद भी है। पहला एक मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था? क्वेश्चन प्रश्न ये था कि जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद भी होगा, निश्चित रूप से बता रहा है होगा। दूसरा है जहाँ संविधान नहीं है वहाँ संविधानवाद भी नहीं होगा, इसलिए दोनों गलत है। अब इसी को देखते हुए आगे हम लोग सबसे पहले जो देखेंगे राजव्यवस्था क्या, ये संविधान का बेसिक बातें थी। हम अब देखेंगे राजव्यवस्था क्या है। राजव्यवस्था पॉलिटी बोलते हैं। तो राजव्यवस्था लिखेंगे क्या है? राजव्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। जब हम संविधान को व्यवहार में लागू करते हैं तो जो उससे विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसी को हम राजव्यवस्था कहते हैं। राजव्यवस्था के कुछ तत्व होते हैं। क्या है वो तत्व? तो पहला है संसद का कानून। आप लोग लिखते जाएंगे, मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा। वो है संसद का कानून, क्योंकि किसी भी देश में कानून होना जरूरी है जो कि संसद बनाती है। पार्लियामेंट के बिना कानून बन नहीं पाएगी। दूसरा है न्यायालय का निर्णय। कानून जब बनेगी तो उसे देखने के लिए न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। न्यायालय उसे व्याख्या करेगी कानून सही या गलत। नहीं तो कोई भी कुछ भी कानून बना के बोलेगा कभी अब ये आज से लागू हो गया। ऐसा नहीं हो, एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। तीसरा है कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं। जब कानून बन गई तो उससे संबंधित एक संस्था बनेगी। आप इस कानून को अब देखेंगे, कानून को लागू कर पाएंगे और उससे जो भी मुद्दे उभरेंगे वो सभी देखेगी। तीसरा है कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि और राजनीतिक व्यवस्था में उनकी भूमिका क्या है। ये सारे 4 पॉइंट हैं, इसको आप लोग देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। और प्रस्तावना में आने के पहले हम लोग देखेंगे कुछ संस्थाएं हैं। क्या है संस्थाएं? संस्थाएं क्या है? संस्थाएं 3 तरह की होती है। पहला संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। 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 दूसरा असंवैधानिक। ये तीनों को समझाएंगे क्या है वो। संवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तीसरा है गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। संवैधानिक संस्थाएं क्या है? संवैधानिक संस्था वे है जो संविधान के द्वारा सृजित है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा किसी वनडे एग्जाम हो या पीएससी हो या कोई पीसीएस एग्जाम हो, डायरेक्ट पूछ सकती है कि भारत का वित्त आयोग कैसी संस्था है। इसलिए यहाँ पे इसको अच्छे से देखना है संवैधानिक क्या है। इसको समझने का एकमात्र आसान तरीका है कि जो संविधान के द्वारा सृजित है। एक वर्ड में लिख लीजिए, जैसे आर्टिकल 280 में भारत के वित्त आयोग का, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, ये क्या है? संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, 324 निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आर्टिकल 338।
एससी आयोग। इसी में फिर 338 ए अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये क्या है? ये संवैधानिक संस्था है। इसका परिभाषा क्या था? जो संविधान में सृजित है। जब संविधान बना था तो ये सारे आर्टिकल को उसमें से मेंशन कर दिया गया। दूसरा एक असंवैधानिक। असंवैधानिक क्या है? जो संविधान के विरुद्ध हो, जैसे कोई नक्सलवादी संगठन संविधान विरुद्ध, इसको भले ही मान्यता ना हो लेकिन उन लोगों का संगठन तो होता है। ये क्या है? असंवैधानिक संस्था। ये संविधान के विरुद्ध हो। जैसे खालिस्तानी संगठन, उल्फा या असम का संगठन, ये सब क्या है? असंवैधानिक संस्था है। तीसरा है गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का परिचय हम परिभाषा देखेंगे क्या है। गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक क्या है? गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या है? ये वे संस्थाएं जो संविधान के द्वारा सृजित नहीं है लेकिन संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को पूरा करती है। तो डेफिनेशन में लिखेंगे ये वे संस्थाएं हैं जो संविधान में सृजित नहीं है लेकिन संविधान के उद्देश्यों और आदर्शों को पूरा करती है। तो इसको तीन भाग में बांटेंगे। क्या है वो? पहला संविधिक या कानूनी या विधिक। संविधिक या कानूनी या विधिक। दूसरा क्या है? कार्यकारी। कार्यकारी या राष्ट्रपति के आदेश से सृजित। और तीसरा क्या है? अन्य संगठन, जैसे अन्य। ये संस्था को कौन बनाएगा? संवैधानिक या कानूनी या विधिक। इसका निर्माण कौन करता है? संसद। संसद जब कानून पारित करके कोई संस्था बनाए उसको क्या बोलते हैं? संवैधानिक या कानूनी या विधिक संस्था है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग। एक था राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में गठन हुआ था। 1993 में एनएचआरसी का गठन हुआ। एनएचआरसी महिला आयोग। ये सभी क्या है? संवैधानिक या कानूनी या विधिक संस्था। कार्यकारी कौन है? जो राष्ट्रपति आदेश जारी करके सृजित करे उसको क्या बोलते हैं? कार्यकारी संगठन। ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। जैसे नीति आयोग। ये कैसी संस्था है? तो कार्यकारी राष्ट्रपति के आदेश से सृजित होती है। अन्य संगठन में क्या है? जैसे एबीवीपी। एबीवीपी ये क्या है? अन्य संगठन है किसके अंतर्गत? गैर संवैधानिक के अंतर्गत। तब अब हम ये सारी चीज़ों को देख लिए। आगे हम देखेंगे संविधान के मुख्य बातों को। जैसे भाग क्या है, उसके बाद अध्याय, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, अनुसूची, ये सारी चीज़ें हैं क्या, इसको समझना सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है। संविधान का वर्णन पहले कर। संविधान का वर्णन किसे करेंगे? तो भाग, इंग्लिश पार्ट क्या है? पार्ट। भाग से क्या निकला है? क्या है भाग? इसको हम आगे जब क्लास को कंटिन्यू करेंगे या आगे की बातें हैं इसको हम और डिटेल में समझेंगे। अभी पहले छोटा सा, क्योंकि आगे फिर हमको और समझना है। भाग के बाद क्या आता है? अध्याय। अध्याय। उसके बाद अध्याय के बाद क्या आता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद जिसको हम आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल बोलते हैं। अध्याय, चैप्टर। अनुच्छेद के बाद खंड और उपखंड। खंड और खंड। इसका इंग्लिश वर्ड लीजिएगा क्लॉज और सब। ये सारी चीजें कहाँ से निकलती है? अनुसूची, जिसको हम शेड्यूल बोलते हैं। अनुसूची
शेड्यूल, ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम आगे समझाएंगे, डिटेल में समझाएंगे क्या है ये सभी चीज़ें। तो फिलहाल के लिए हम लोग शेड्यूल को समझते हैं क्या होता है। तो अनुसूची है क्या? तो अनुसूची संविधान के अंत में पाई जाने वाली विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करती है। जैसे अनुसूची 2, 1, 3, 4 क्या है इसमें, इसको भी आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इसको समझते जाते हैं क्योंकि आगे हमको प्रियम्बल को कनेक्ट करना है। और अब देखेंगे हम संविधान की व्याख्या कैसे हुई। संविधान की व्याख्या में कौन कौन से पार्ट, उनकी व्याख्या। संविधान की व्याख्या में क्या देखना है हमको? दर्शन, दर्शन में क्या क्या आता है? तो इसके अंतर्गत आता है, आप लोग लिखेंगे, मैं बोलता हूँ। इसमें आता है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, और मौलिक कर्तव्य। ये चार चीजें जो कि संविधान की व्याख्या में दर्शन के अंतर्गत आता है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अगला है सरकार के गठन, सरकार का गठन कैसे होता है, ये क्या है, संविधान की व्याख्या के अंतर्गत आता है। सरकार के गठन। अगला क्या है, विविध, इसमें क्या क्या आएगा, इसको जब हम इसमें सारा वर्ड जो है ये सभी संविधान में आता है। निर्वाचन, पंचायत, तो लिखेंगे निर्वाचन, पंचायत, नगरपालिका, केंद्र राज्य संबंध और नागरिकता। इन सारी चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि ये सारा सारा पॉलिटी का एकदम बेसिक चीज़ें हैं। इसको बिना समझे आप संविधान को नहीं समझ सकते, पॉलिटी को नहीं कनेक्ट कर सकते। सरकार क्या होती है, इस टर्म को समझेंगे, सरकार क्या है। कोई एक वर्ड में पूछे कि सरकार है क्या, किसको सरकार किसको बोले? तो सरकार ऐसी संस्था जो शासन चलाने का कार्य करती है। ये तो सरकार करती है, सरकार बनती है, कोई कानून बनाए, शासन करती है पूरे राज्य में या देश में। तो इसका एक डिफाइन कैसे करेंगे, जो शासन चलाने का कार्य करती है वही क्या है, सरकार है। सरकार के विभिन्न अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में भी बहुत क्या है, विधायिका करती है क्या, विधायिका का काम क्या है कि कानून बनाना। ये बोली विधायिका क्या करती है, संसद या विधानसभा में कानून बनाती है। राज्य में, राज्य सरकार में विधायक बनाता है कानून राज्य के लिए, और केंद्र में संसद कानून आती है। दूसरा क्या है, कार्यपालिका, इसको हम सरकार को डिफाइन करेंगे, सरकार के पार्ट कौन कौन से, सरकार के पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले विधायिका, जो क्या करती है, कानून बनाती है, का कानून बनाती है। दूसरा है कार्यपालिका, कार्यपालिका कौन होता है, इसके दो पार्टें होती है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन, प्रशासनिक और राजनीतिक। प्रशासनिक कार्यपालिका कौन होता है, आईएएस, आईपीएस या स्टेट पीसीएस, जो भी प्रशासन होते हैं जो कानून को लागू करवाती है, वो कौन है, प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक और राजनीतिक। प्रशासनिक कार्यपालिका क्या होती है, अस्थायी। लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है, अस्थायी। इसको बोलते हैं अस्थायी कार्यपालिका, क्योंकि इनका 5 साल के बाद क्या होता है, विघटन होता है। यह अस्थायी कार्यपालिका, ये क्या है, अस्थायी कार्यपालिका। इनका काम मुख्यतः क्या होता है, विधायिका कानून को बनाएगी, संसद या विधानसभा में कानून को पारित करेगी, और कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है। तीसरा अंग कौन है, न्यायपालिका, तो क्या करती है, न्यायपालिका विवादों का निपटान करना, ये न्यायपालिका का काम, विवादों का निपटान, विवादों का निपटान करना, ये न्यायपालिका का काम है। तो भारत में सरकार कैसे चलती है, भारत में भी यही स्ट्रक्चर यही फॉलो होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को दो भागों में बांटेंगे, क्या बांटेंगे, संघ और प्रांत में। संघ में कौन सी चलती है, विधायिका को दो भागों में बांटना है, संघ और प्रांत। संघ में कौन कौन होता है, संसद,
संघ में कौन होता है? संसद। प्रांत में राज्य विधानमंडल। संसद के भी कई पार्ट होते हैं, वो आप लोगों को आगे बताएंगे। संसद कैसे बनती है, कौन कौन भाग लेता है उसमें। राज्य विधानमंडल। संसद में क्या क्या है? तो राज्यसभा और लोकसभा। संसद में कौन है? राज्यसभा और लोकसभा। राज्य विधानमंडल में कौन है? विधानसभा और विधान परिषद। ये विधायिका का है। फिर कार्यपालिका देखेंगे क्या है। कार्यपालिका। कार्यपालिका इसको भी दो भागों में बांटेंगे, संघ व प्रांत। और प्रांत। संघ में कौन होता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और केंद्रीय संस्थाएं और केंद्रीय सेवाएं जिसको बोलते हैं। और केंद्रीय सेवाएं। ठीक उसी प्रकार राज्य में भी है। राज्य में कौन आएगा? बस राष्ट्रपति की जगह पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और प्रांतीय सेवाएं। लिख लीजिएगा आप लोग, प्रांत में कौन होता है? राज्यपाल, सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रांतीय सेवाएं और मंत्रिपरिषद। फिर तीसरा पार्ट कौन सा है? न्यायपालिका, जैसे हम बता रहे थे पहले। न्यायपालिका का काम होता है विवादों का निपटान करना। न्यायपालिका में कौन कौन होता है? तीन ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डीसी। डीसी की जगह पर डिप्टी कलेक्टर नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे बहुमत का प्रकार क्या है, कितने प्रकार का बहुमत होता है। तो साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, ये सभी चीज़ों को आगे देखेंगे बहुत डिटेल में जब क्लासेस कंटिन्यू होंगी। तो उसको बताइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है आज की। सबसे पहले अब हम यहाँ से आते हैं प्रस्तावना की ओर। इसको मुख्य तौर पर हम लोग आज पढ़ने वाले। संविधान का जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं और दर्पण भी है। ये है प्रस्तावना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिख रही होगी ये राजनीतिक विज्ञान का वो अध्याय है, इसको स्पर्श करेंगे हम लोग। इसको हम संविधान की आत्मा कहते हैं। जब हम संविधान की पुस्तक खोलते हैं तो पहला पन्ना ही जो आता है वो है प्रस्तावना। लेकिन क्या हम लोग कभी ये सोचे हैं कि प्रस्तावना को संविधान के अंत में ही क्यों पढ़ते हैं? इसको पहले ही क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्यों नहीं लिखा था पहले? तो इसके पीछे का तर्क ये था कि जब पूरा संविधान तैयार हो जाए, जब पूरा संविधान तैयार हो जाए, तब प्रस्तावना यह सुनिश्चित करे कि वह पूरे दस्तावेज के दर्शन से मेल खाती है या नहीं। क्या कहना था इसका? जब पूरा संविधान तैयार हो जाए तो प्रस्तावना यह दिखाती है कि यह पूरे दस्तावेज से मेल खाती है या नहीं, इसीलिए प्रस्तावना को सबसे अंत में तैयार किया गया। प्रस्तावना है क्या? एक एक लाइन पहले पढ़ेंगे। संविधान को हम लोग भावना के रूप में देखेंगे। क्या है? उद्देशिका का संविधान। याद रखना है, उद्देशिका ही है। तो प्रस्तावना में बोलता है, क्यों प्रस्तावना आता है वो भी बताए, अभी उद्देशिका के रूप में समझेंगे। हुआ क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। इसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को क्या किया था? स्वीकार कर लिया। उद्देशिका क्यों नाम रखा है?
क्योंकि ये उद्देश्य से निकला था, जो जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्ताव रखा था वो क्या था, उद्देश्य से निकला था, इसीलिए इसका नाम उद्देशिका रखा। प्रस्तावना क्यों रखा? इसको व्यवहार में जब संशोधन हुआ, 42वें संविधान संशोधन, व्यवहारिक रूप में जब हम बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रस्तावना, कि इसमें यह संशोधित रूप है। उद्देशिका का संशोधित रूप ही क्या है? प्रस्तावना है। इसको पहले हम लोग समझते हैं, फिर इसमें पूरा संविधान हमारे प्रस्तावना में ही निहित है। जो अच्छे से प्रस्तावना को समझ ले, फिर उसको संविधान समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग पहले प्रस्तावना को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद फिर संविधान को देखेंगे, संविधान क्या करती है। तो बताया गया कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये बहुत बड़ा बात है। संविधान में, प्रस्तावना में ये बात कहना बहुत बड़ी बात है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अभी हम सारी ये जितना वर्ड इसमें आ रहा है सबको डिटेल में समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है, इतना डिटेल में समझाए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगला है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी वो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, इस तीन शब्द ये लास्ट में, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, और स्टार्टिंग में हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है संविधान में प्रस्ताव। इसको हम लोग समझेंगे। तो ये निकला कैसे था? जैसे अभी हम बताए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसे पारित कर दिया और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। यद्यपि उद्देश्य प्रस्ताव से निकला था, इसी के कारण इसका नाम उद्देशिका रखा गया, और इसी को जो है, इसी का संशोधित रूप जो है उसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। सबसे पहला बात कि प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से लिखी गई, प्रस्तावना आया कहाँ से था, विचार कौन लाया था? तो प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ से आया था? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा और विषय वस्तु, ये जो भाषाएं थी है इसमें, विषय वस्तु है, थीम है, कहाँ से आया था? ऑस्ट्रेलिया से। अब हम देखेंगे इसका विश्लेषण करते हैं, है क्या। शासन शक्ति का स्रोत, प्रस्तावना बताती है क्या है, इसको हम 3 पार्ट में पहले बांटेंगे तब फिर अच्छे से समझ पाएंगे। प्रस्तावना 3 भाग में बांटेंगे। हाँ? शासन शक्ति का स्रोत, कौन है शासन शक्ति का स्रोत भाई? तो भी देखेंगे, अभी हम अच्छे से देखेंगे शासन शक्ति का स्रोत। दूसरा, शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है? शासन शक्ति का उद्देश्य। और तीसरा है शासन शक्ति का स्वरूप कैसा है। तीसरा देखेंगे स्वरूप। शासन शक्ति का स्रोत किसको बोलते हैं? शासन शक्ति का स्रोत है जनता। एक शब्द में पूछे तो कौन है? लोग, पब्लिक, जनता क्या है शासन शक्ति का स्रोत, तो संविधान में बताया गया है। समझेंगे क्यों है जनता, कैसे निकला जनता शब्द, है कौन, कौन है रूसो, वॉक्स पॉपुलिस, वॉक्स वर्ड, कौन है, उन्होंने विचार दिया था, बहुत अच्छा वर्ड था, उसको देखेंगे। शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है, तो इसमें है जो हम प्रस्तावना में ही पढ़े थे, लिखेंगे आप लोग, इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला। दूसरा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये 5 चीजें हैं जो कि शासन शक्ति का उद्देश्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, 6 चीजें, सॉरी। और अगला है क्या? शासन शक्ति का स्वरूप। इसमें भी प्रस्तावना में ही निहित था ये सारी चीजें। क्या था वो?
में 3 प्रकार का न्याय बताया गया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। रूप क्या है? न्याय। दूसरा है स्वतंत्रता। है समानता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये सारी चीजें हैं। और एक लास्ट, बंधुता। बस प्रस्तावना में दरअसल यही इन सारी चीजों को समग्र रूप में पढ़ा जाता है, जिससे कि पूरा प्रस्तावना की विषय वस्तु तैयार हो जाती है। पहला, शासन शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। दूसरा, शासन शक्ति का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। और अंत में क्या है? शासन शक्ति का स्वरूप। इसको हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। बस प्रस्तावना की मेन थीम यही है। तो इसको हम एक एक करके समझते हैं क्या है। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? शासन शक्ति का स्रोत। ये आप लोग लिख चुके होंगे, हम इसको इरेज करेंगे। तो शासन शक्ति का स्रोत जनता। सबसे पहली बात कि जनता है कहाँ, निकला कैसे? तो इसके लिए एक शब्द है, इसको हम बोलते हैं लोक प्रभुता, पीपुल सॉवरेनिटी। तो इंग्लिश वर्जन भी लिखना है, पीपुल सॉवरेनिटी, सॉरी पॉपुलर सॉवरेनिटी, पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये सब आया कहाँ से? इसी का विचार दिया था रूसो। क्योंकि कौन थे रूसो? रूसो थे फ्रांसीसी विचारक। इन्होंने ही दिया था लोक प्रभुता का विचार। रूसो थे फ्रांसीसी विचारक, इन्होंने दिया था पॉपुलर सोवरेनिटी, लोक प्रभुता। इसका अर्थ ये है कि लोक मतलब जनता, प्रभुता का अर्थ है शासन। इसको अगर मिलाते हैं तो बनता है जनता का शासन। स्वामी, जनता का स्वामी। लोक मतलब जनता, प्रभुता मतलब स्वामी, जनता का स्वामी, रूसो ने ही दिया था। उन्होंने एक वर्ड भी कहा था, इसको हम मिटाएंगे फिर, आप लोग लिख चुके होंगे, फिर से मिटाते हैं यहाँ से। उन्होंने एक इंग्लिश का वर्ड दिया था, वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। है क्या वो? रूसो का ही विचार था। वॉक्स पॉपुली वॉक्स गॉड। तो अगर और तोड़ें तो क्या आता है? वॉइस ऑफ पीपुल इज वॉइस ऑफ गॉड। वॉइस ऑफ पीपुल इज ऑफ गॉड। हिंदी में भी लिखना है कि वॉइस ऑफ पीपुल, जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, वॉइस ऑफ गॉड। इसीलिए बताया था जनता शासन शक्ति का स्रोत कौन है? तो जनता। इस पे भी कई डिबेट हैं, जो कि वो अगर हम स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो वो मेंस का विषय है।
प्रीलिम्स में इतना जानना काफ़ी है। आगे क्लास जब कंटिन्यू करेंगे तो हम ये भी बताएँगे कि कौन-सा डिबेट है। अमूमन लोक प्रभुता शब्द बहुत कम ही टीचर पढ़ाते होंगे कि लोक प्रभुता है क्या? क्योंकि लोक प्रभुता शब्द का तो कुछ है ही नहीं संविधान में वरना प्रस्तावना में तो है ही नहीं। ये बात सही है कि लोक प्रभुता जो है प्रस्तावना में या संविधान में नहीं है। ये कहने में कोई दुराई नहीं है कि लोक प्रभुता संविधान या प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है। भाई बोला जाएगा कि आप पढ़ा कैसे रहे हो? अपना संविधान में लोक प्रभुता है ही नहीं, फिर आप कैसे पढ़ा रहे हैं? ये सोचनीय है। ये हम भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्षतः संविधान में लोक प्रभुता शब्द नहीं है, लेकिन लोक प्रभुता का विचार मौजूद है। जैसे हम पढ़े थे क्या, वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड, जनता का वाणी ही ईश्वर की वाणी है। क्योंकि जब प्रस्तावना की पहली पंक्ति में शुरुआत करते हैं क्या बोलता है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और जब इसका अंत करते हैं तो उसमें हम एक वर्ड और पढ़े थे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इस तीनों का अर्थ जानना। अंगीकृत क्या है? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। और आत्मर्पित क्या है ये? अंगीकृत का अर्थ क्या है? स्वीकार करना, स्वीकारना। अधिनियमित, लागू करना। और आत्मर्पित, अपने आप को सौंपना। अब समझ में आएगा लोक प्रभुता है क्या। तो लोक प्रभुता पहले बताया कि स्टार्टिंग होती है प्रस्तावना कि हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, और इसका अंत होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अंगीकृत का अर्थ है स्वीकार करना, अधिनियमित लागू करना, और आत्मर्पित अपने आप को सौंपना। जो यह स्पष्ट करती है कि भारत में सर्वोच्च सत्ता किसके पास है? किसी संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री में नहीं, बल्कि जनता में नहीं। अर्थात क्या है भारत में, क्या है लोक। तो समराइज करते हैं, लोक प्रभुता है क्या? तो लोक प्रभुता भारत के संविधान में या प्रस्तावना में प्रत्यक्षता वर्णित नहीं है, लेकिन जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और इसकी अंत होती है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इसलिए कहा जाता है कि भारत के इसमें जो है शासन करने की शक्ति ना ही संसद के पास है, ना ही राष्ट्रपति के पास, ना ही प्रधानमंत्री के पास। शासनकर्ता कौन है? तो जनता। इसलिए क्या है, भारत में लोक प्रभुता का ही विचार है। अब हम लोग देखेंगे शासन शक्ति का स्वरूप। उसमें से क्या देखे थे, 6 वर्ड था, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न। शासन शक्ति का स्वरूप। शासन शक्ति का स्वरूप में पहला क्या था, संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय क्या है? वही पूछे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है क्या, इससे क्या तात्पर्य? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखती है। जैसे भारत, भारत क्या करती है, अपने किसी भी मामले में स्वतंत्र निर्णय लेती है। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध कर देखें तो उसमें भारत के ऊपर दबाव था बहुत सारा, लेकिन भारत ने क्या करा, नहीं, जो भी करेंगे अपने विवेक से निर्णय लेंगे। क्यों? क्योंकि भारत क्या था, स्वतंत्र प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। ये अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी के बिना हस्तक्षेप के खुद से निर्णय लेता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बैलेंस बनाता है खुद से। यही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय। एक वर्ड में पूछे तो यही है, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखता हो, वही संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। 1947 से पहले क्या थे, हम डोमिनियन स्टेट। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान बना और संविधान लागू हुआ, तब से क्या हो गए, हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश हो गए। क्योंकि भारत किसी भी संस्था की, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, भारत स्वेच्छा से ग्रहण करता है, ना कि उसके प्रेशर में या दबाव में आके। ये पहली चीज़ है, इसको हम लोग समझेंगे, आगे और समझेंगे विशेष डिटेल में। अगला है समाजवादी। दूसरा वर्ड क्या है, सोशलिज्म। समाजवाद क्या है? समाजवाद को लेकर भी बहुत सारे डिबेट छिड़े हैं। कौन कौन? मार्क्सवाद और गांधीवाद को लेकर। इसमें से मार्क्स का कुछ और विचार था, गांधी जी कुछ और विचार था, जी कि भारत का समाजवाद कहाँ झुका हुआ है, गांधीवादी की ओर।
क्यों झुका हुआ है इसको हम और देखेंगे आगे डिटेल में। तीसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष है क्या? पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। पहला पॉइंट, इसमें 3 पॉइंट लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है? पहला कि जहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। ऊपर का हम 2 पॉइंट इरेज कर मिटा रहे हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। पंथ और धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में भी डिबेट है। इसको हम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास के दौरान तो इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या है, ये कहाँ से निकला, पंथ निरपेक्ष क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखना ये है पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ वही है कि जो जहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, पहला पॉइंट। दूसरा, और आप लोग लिखिए, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो। दूसरा, राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो। राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो। तीसरा, तीसरा पॉइंट ये है कि राज्य अपने अनुयायियों के बीच, राज्य अपने अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता हो। मतलब किसी भी धर्म के व्यक्ति को किस विधि से वो पूजा करेगा, किस विधि से धार्मिक अनुष्ठान करेगा, उसको स्वतंत्रता का अधिकार हो, अपने पूजा विधि का अधिकार हो। ये तीसरा पॉइंट है। और भारत में ये सारी चीज़ें मौजूद है। चिंता एकदम नहीं करना है, हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लास के दौरान पढ़ेंगे। ये एक क्लास की नहीं थी मटेरियल, इसमें जितना हम पढ़ाए इसको 2 क्लास में कवर करने थे। पूरी प्रस्तावनाओं को पढ़ने में मिनिमम अगर समय लिया जाए तो 1 से 1.5 घंटे की 3 लेक्चर, मिनिमम 3 लेक्चर, तभी हम इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। कि अब ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हम इसको अच्छे से देखेंगे कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो हम लोग क्या पढ़े थे? पंथ निरपेक्ष। अगला है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का अर्थ क्या है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। था क्या था? लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक, बस ये तो हमें लगता है कि हर एक बच्चे को पता होगा कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। लेकिन ये विचार दिया कौन था, ये अमूमन बच्चों को नहीं पता होगा। उसके लिए मैं हूँ, मैं बताऊंगा। ये कौन थे? ये थे अब्राहम लिंकन। इन्होंने ये विचार दिया था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है। कहाँ दिया था? ये भी शायद अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता है। ये दिए थे गेट्सबर्ग भाषण में। अब्राहम लिंकन ने गेट्सबर्ग भाषण में ये विचार दिया था कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। 5वां पॉइंट क्या है? गणराज्य। इसको पूरा डिटेल में जाएंगे। लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, भारत में कैसी लोकतंत्र है, ब्रिटिश पद्धति क्या है, अमेरिका में कैसी पद्धति है, ये हम इसको लोकतंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। कब? जब क्लास के दौरान, जब क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे, लिखेंगे भी और समझेंगे भी। अभी फिलहाल इतना के लिए लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। किन्होंने दिया था? अब्राहम लिंकन ने। कब दिया था? गेट्सबर्ग। आगे देखते हैं गणराज्य क्या है। तो गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ राज्य का शासक या प्रमुख वंशानुगत ना हो। अर्थात मैं अगर देश का राष्ट्रपति हूँ, हमारा बच्चा भी राष्ट्रपति बने या हमारा भाई राष्ट्रपति बने, ऐसा वाला कहानी नहीं है। वही गणराज्य होता है जहाँ राज्य का प्रमुख क्या है? वंशानुगत ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। जैसे भारत, भारत में क्या है? ऐसी कोई रूल नहीं है। यहाँ भारत का राष्ट्रपति भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होते हैं। प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और राष्ट्रपति भी क्या होता है? विधायक और संसद के द्वारा मतों से। वो बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसको भी समझेंगे जब हम विधायिका और कार्यपालिका की संसद में जाएंगे, भाग में जाएंगे, वहां समझेंगे। क्या है? तो लिखना है तो एक वर्ड में लिख लीजिए कि गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर राज्य के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चयनित होता हो या मनोनीत होता हो। जैसे भारत, भारत क्या है? एक गणराज्य देश है।
गणतंत्रात्मक देश है भारत। ये क्या था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये हम क्या पढ़े? शासन शक्ति का स्वरूप, शासन शक्ति का स्रोत पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे शासन शक्ति का उद्देश्य। तो हम क्या रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे क्या? शासन शक्ति का उद्देश्य। शासन शक्ति का स्रोत पढ़ लिए। हम पढ़ेंगे शासन शक्ति का उद्देश्य में क्या था? तो न्याय। हमारे संविधान में 3 प्रकार का न्याय बताया गया है। डायरेक्ट किसी भी वनडे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय का व्याख्यान किया गया। ऑप्शन में देगा 2, 3, 4, 5। बताना क्या? न्याय कौन कौन सा? 3। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय के बाद क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने हैं? 5। कौन कौन सा है? आप लोग लिखिए, मैं बताता हूँ। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसमें से पूछा जाएगा, कोई 4 स्वतंत्रता देगा, उसमें से बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा धारणा में स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। बोलेगा कौन कौन सा है? तो आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें से कलक आपको हटाना क्या है? कौन सा सही नहीं है। इसमें से क्या? बस 5 चीज याद रखना है। विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, आर्थिक। अमूमन किसी भी एग्जाम में आर्थिक स्वतंत्रता का ही वर्णन किया जाता है, हो सकता है कुछ और दे दे, इसलिए इस 5 वर्ड को अच्छे से याद रखना है। अमूमन पूरे प्रस्तावना को अच्छे से याद रखना है, उससे आपका प्रस्तावना का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। समानता कितना है? तो कौन कौन सा है? आय की असमानता, समानता और अवसर की असमानता। आय प्लस अवसर की समानता। मतलब आय का अर्थ है सभी व्यक्ति को, भारतवासियों को समान आय के दायरे में रखना चाहिए। यदि राज्य कोई अवसर का बंटवारा करेगा, वो सबके लिए क्या होगा? रीजनेबल क्लासिफिकेशन, युक्त वर्गीकरण के आधार पर बंटवारा करेगा। अवसर, उसी तरह अवसर है, सरकार यदि कोई भी योजनाएं लाती है तो वो सबके लिए समान होता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन करती है। यह है समानता। आगे पढ़ेंगे समानता का क्या क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये इस पूरे क्लास को करने में, हमने जितना कंटेंट को भी बताया, इसको करने में मिनिमम 3 क्लास चाहिए, तभी हम लोग इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। 3 क्लास में पूरे संविधान कैसे बना, वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हिस्ट्री का पार्ट है, पोस्ट हिस्ट्री का, उसको हम कैसे पढ़ते हैं। लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं उसे संविधान में ही कवर करूँगा, कैसे पढ़ना, संविधान कैसे बना, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान सभा में कितनी सीटें थी, कितनी महिलाएं सीटें थी, कितनी मुस्लिम सीटें थी, गठन कैसे हुआ था, ये सारी चीज़ों को हम, लागू कब हुआ, इन सारी चीज़ों को, प्रावधान को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और सारी समितियों का नाम पढ़ेंगे, समिति में कौन कौन सदस्य थे, इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए जब क्लासेस कंटिन्यू होगी तो फिर उसको कवर करेंगे। अभी फिलहाल के लिए उद्देश्य क्या क्या पढ़े थे हम? न्याय, स्वतंत्रता, समानता। अगला है व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है कि भारत में सभी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो, यही है व्यक्ति की गरिमा।
एकता। एकता क्या है कि सभी भारतवासी आपस में समान भाव से रहे, एकता के भाव से रहे। ये एकता और अखंडता। अखंडता का अर्थ है कि भारत का भूभाग या क्षेत्रफल भारत से अलग ना हो, मतलब अखंड रहे भारत। और बोलते भी हैं अखंड भारत, इसलिए अखंडता का अर्थ क्या है कि भारत का भूभाग भारत से अलग ना हो, यही क्या है, अखंडता है। तो हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य को, देखिए क्या था इसमें। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता। अब देखेंगे कि सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। जब प्रस्तावना बनकर तैयार हुआ, कंप्लीट हुआ, तो बात हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। कई सारे डिबेट चले थे, फिर वो वाली विवाद 1960, स्वाधीन भारतीय केस 1973, और मुख्य रूप से यही दो बात था। इसमें बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। संविधान का अंग, क्वेश्चन मार्क, है या नहीं। इसमें पहला बात था बेरूवाड़ी विवाद 1960। बेरूवाड़ी विवाद 1900, इसमें सीधा तौर पर बताया गया था कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें कई सारे डिबेट्स हैं, मेंस पर्सपेक्टिव से हम इसको और डिटेल में जाकर पढ़ेंगे कि इसमें क्या कहा गया था, विवाद क्या था, सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना सा टू द पॉइंट समझना है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो बेरूवाड़ किस में बताया गया था, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस वाद में बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। 4 वार्ड दे देगा, मिनरवा मिल्स केस, बेरूवाड़ी विवाद, यशवंत भारती केस, या कोई और एक, और बताएगा कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है। बताना है, जो कि आपको याद होगा। बेरूवाड़ी विवाद 1960 में बताया गया तक नहीं है। अगला क्या है, सेकंड पार्ट बताया गया था कि केशवानंद भारती केस 1973, 1973। केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें बताया गया था कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है। बात ये उठी कि क्या संविधान में संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संसद संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती केस में ही बताया गया, ये ऊपर नहीं जाता है। तो इसमें बताया गया था केशवानंद भारती केस में ही, क्या बताया गया था, केशवानंद भारती केस, उन्नीस सौ तिहत्तर में बताया गया था पहला प्रस्तावना संशोधनीय है, संविधान का अंग है। बताया कि संसद भी संशोधन कर सकती है संविधान में, अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो है क्या कर सकती है, संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के प्रत्येक हिस्से में संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना सहित। लेकिन इसमें लेकिन डाला गया, क्या लेकिन डाला, प्रत्येक हिस्से में संशोधन कर सकती है, एक हिस्से में संशोधन कर सकती है। लेकिन इसमें डाला क्या गया, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत सिद्धांत, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यहीं पे निकला था मूलभूत सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत। बात ये हुई थी कि पेरूवाड़ी विवाद 1960 में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन वहीं किसान भारती के 1973 में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। संसद इसमें अनुच्छेद 368 के साथ संशोधन भी कर सकती है, बल्कि प्रस्तावना में ही नहीं, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। परंतु संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे को छोड़कर, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। तो वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन वो विषय जो मूल ढांचे में डाल दिए जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिए जाएंगे, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो बस इतना सा ही था प्रस्तावना। और अंत में यही बोलेंगे कि प्रस्तावना केवल एक कविता नहीं है, यह न्यायपालिका के लिए एक मार्गदर्शिका है, जिसका उपयोग
न्यायालय तब करती है जब संविधान की किसी धारा या उसकी भाषा संदिग्ध हो। इसलिए संविधान क्या है? यदि संविधान इसको बोला भी जाता है कि यदि संविधान एक शरीर है, तो प्रस्तावना क्या है? उसकी चेतना है। तो साथियों, आगे हम देखेंगे डिटेल में, सारी क्लासेस चलेंगी 1 टू 1। सबसे पहले जिसको हम अगर क्लासेस ऑन हुई, अभी फिलहाल के लिए ये इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, और आगे हम जब भी मौका मिलेगा तो क्लास को ऑन करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि पॉलिटी राज व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, गवर्नेंस क्या है, उसको 1 टू 1 कनेक्ट करेंगे। सरकार क्या है, संगठन क्या है, संस्थाएं क्या है, और उसके बाद बहुमत क्या है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, प्रभावी बहुमत क्या है, ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते हुए निकलेंगे। और फिर अंत में देखेंगे प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना को समझेंगे, प्रस्तावना की सारी एक-एक 1 टू 1 शब्द को देखेंगे, और उसके बाद प्रस्तावना की क्या सारी विवाद है, केस है, वो सारी चीज़ों को देखेंगे, और अंत में प्रियम्बल को ख़त्म करेंगे। ये था पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड देखेंगे प्रस्तावना के बाद चूँकि क्या आता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 टू 35, जहाँ हम एक-एक आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे। क्या है? समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, निजता का अधिकार क्या है, ये सारी चीज़ों को हम एक-एक 1 टू 1 कनेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद डीपीएसपी, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, और फिर संसद, विधानमंडल, विधायिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायपालिका, और जितने भी संस्थाएँ हैं, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, एनएचआरसी, राष्ट्रीय महिला आयोग, नीति आयोग, सारी चीज़ों को, मतलब संविधान की जितनी भी चीज़ें होती है, हम उसको एक-एक करके डिटेल में समझेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।